हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का जो ये चैप्टर है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। और इस चैप्टर से 99% बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही पूछी जाती है। तो ये जो चैप्टर है ये जनरली जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पर्सन स्ट्रांग होता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है और इसमें फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। और ज़्यादा कठिन जो न्यूमेरिकल है वो जनरली नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई एग्जाम में तो आपका जो नॉर्मली एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। और ये कंपटीशन में कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज अवर टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स कहना किसको है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? तो देखिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है तो किसी भी रिएक्शन को मैं कैसे रिटर्न करूंगा? मैं कहूंगा कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या मैंने पी लिख दिया, दैट इज प्रोडक्ट। ये मेरे पास में एक रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के बारे में 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन होंगी, 3 टाइप के डाटाज होंगे। पहला, सबसे पहले तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी, आप भी कोई रिएक्शन लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आपने कोई रिएक्शन लिखी, अब वो रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, दैट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले जो डाटा है वो ये है कि मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये होगी या नहीं होगी। इट मीन्स दिस रिएक्शन पॉसिबल या फिजिबल और नॉट फिजिबल, होगी या नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए जो इक्वेशन, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, अगर ये रिएक्शन हो रही है, अब जब रिएक्शन हो रही होगी तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट धीरे 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 क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होता जाएगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में रिएक्टेंट जो था वो रिएक्टेंट धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो आफ्टर 10 सेकेंड रिएक्टेंट जो है ना, वो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा। दस सेकंड के बाद में प्रोडक्ट भी तो बना होगा, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो 10 सेकंड के बाद में प्रोडक्ट कितना होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। 10 सेकंड के बाद में ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। इट मींस इस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा आफ्टर 10 सेकंड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा? 10 सेकंड के 20 सेकंड के बाद में इस रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा? तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही होगी। दूसरा, ये रिएक्शन अगर हो रही है तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन जो है ये हो रही होगी। इसके अलावा अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो देखिएगा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में ये सारे के सारे डाटाज हो सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब इन इंफॉर्मेशन में से देखिएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, ये हमें कौन बताने वाला है? तो ये हमने कहीं डिस्कस किया है एक चैप्टर में, और वो चैप्टर कौन सा था? वो चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। 11th क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, और उस थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहीं पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि डेल्टा जी में बी नेगेटिव और डेल्टा जी में बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन होगी अपने आप। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, फिर ये जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होगी। पहली चीज। दूसरा,
10 सेकंड के बाद में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का होगा, 10 सेकंड के बाद में रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये भी हमने 11th क्लास में एक चैप्टर में पढ़ी है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसके अंदर कहीं हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, तो हम बता सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद में इसकी कितनी कितनी कंसंट्रेशंस बचेंगी, रिएक्टेंट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो बता सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद में रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। ऐसा सब कुछ हमने 11th क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। और होगी या नहीं होगी ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ये डेल्टा जी बताने वाला है। अब अगला, ये रिएक्शन अगर हो रही है तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ऐसा हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। और इस रिएक्शन के बारे में ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब हम कौन से चैप्टर में डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या डेफिनेशन होगा केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा फिर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, ये वाली नहीं, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो क्या काम करती है, जो किसी भी रिएक्शन के रेट, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म और उस रिएक्शन के रेट को फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करती है, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन, factor affecting the rate of reaction and mechanism of a reaction is known as chemical kinetics। तो उस रिएक्शन उस ब्रांच को हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा इस चैप्टर के अंदर हमें किस चीजों के बारे में डिस्कस करना है, हमें इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, और किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे हम बताते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन की कुछ स्पीड होगी, कुछ रेट होगा इस रिएक्शन का। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि रेट कितना है, किस बेसिस पर ये चैप्टर क्या करता है, रेट के बेसिस पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, on the basis of rate of reaction, reactions are classified into 3 categories or 3 types। तो इनको 3 कैटेगरी या 3 टाइप में हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली जो है उनको हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। कौन सी है बेटा, वो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, इस तरीके की रिएक्शन जो बहुत ही कम टाइम में, इट मींस जो बहुत इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम टाइम के अंदर या इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाती है, इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, हैंड टू हैंड कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट होती है, आर नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई एसिड हो, कोई बेस हो, अगर ये रिएक्शन कराओगे तो ये हैंड टू हैंड ही कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास में बेरियम क्लोराइड हो और यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट अगर आप डाल दें तो क्या होता है, यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट BSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है हैंड टू हैंड। ऐसा हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसलिए इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इनके रेट को हम जर्नली डिटरमाइंड नहीं करते हैं, बहुत फास्ट होती है, इसलिए इस तरीके की रिएक्शन को हम
तो रेट को हम जनरली डिटरमाइन नहीं करते हैं, और इनका जो रेट है वो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। किसके हिसाब से? केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से किसी काम का चीज नहीं है इनका जो रेट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिएगा कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा स्लो होती है, वेरी वेरी स्लो होती है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम में होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइम में, कई दिनों में या सालों में जाकर के कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि आपको याद है फ्यूल किस तरीके से बना होगा, पेट्रोल डीजल कैसे बना होगा, तो ऐसा पढ़ा होगा प्रीवियस या छोटे क्लासों में कि बहुत सालों पहले जो हमारी अर्थ थी उसके ऊपर वो जो पेड़ वेड़ जो थे, ठीक है ना, वो सब दब गए थे नीचे, तो दबने के कारण से प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से उनका लिक्विफिकेशन हो गया था और वो पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन आज आप किसी पेड़ को दबा दीजिए मिट्टी में, 10 दिन बाद निकालिए, क्या पेट्रोल डीजल बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। कोल जो होता है कोयले का ही क्या बना होता है? ग्रेफाइट। उसी से क्या बना होता है? डायमंड बना होता है। तो आप कोयले को लो और बना दो ना, उसका डायमंड घिस घिस के बन जाएगा, कोयले से डायमंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोयला डायमंड में कन्वर्ट होता है, बट बहुत हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और बहुत स्लोली, तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है ये वाली। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आपको याद हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगती है, लेकिन क्या 2-4 सेकंड में रस्टिंग हो जाती है? नहीं, कई दिन लगते हैं। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, और इतनी स्लो है कि इनका जो रेट है ना, वो रेट हमारे किसी काम की चीज नहीं, तो जनरली इनका रेट जो है वो भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अब बहुत फास्ट हो गई है, बहुत स्लो हो गई है। अब तीसरी तरीके की रिएक्शन आती है, और वो होती है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है? ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है कि जो ना तो बहुत ज्यादा टाइम में ना बहुत कम टाइम में, इसका मतलब इस प्रकार की रिएक्शन जो कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, नॉन एज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहते हैं इनको, जो कि कुछ सेकंड में या कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाती है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास एस्टर हो और इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा दे, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाता है। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो ये एक मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास में N2O5 हो, इसे हीट करें तो ये डिकम्पोज होकर के NO2 और साथ में O2 रिलीज कर देता है। तो ये मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन है। और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है ना, मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन, इनके ऊपर ही क्या किया जाता है? केमिकल काइनेटिक स्टडी की जाती है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वही केमिकल काइनेटिक स्टडी के लिए सुटेबल होती हैं, याद रखना है आपको। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक स्टडी मॉडरेट स्पीड वाली जो रिएक्शन होती है उनके ऊपर की जाती है। ये हो गया है रेट के बेसिस पर रिएक्शन के टाइप्स। अब सबसे पहला जो टर्म यहां पर आता है वो आता है रेट का, कि सर रिएक्शन का रेट क्या है, किसको कहें हम? रेट ऑफ रिएक्शन। देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब होगा रिएक्शन के रेट का? देखिएगा, डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है R, जो कि प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा और दूर लिख देता हूं, प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। जस्ट राइट, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, होने दीजिए, हो गई है। तो मैंने 10 सेकंड के ऊपर चेक किया, तो इस समय जो टाइम है वो टाइम कितना है? इस समय जो टाइम मैंने यहां पर लिया है, ये टाइम मेरे पास में है 10 सेकंड। जब मैंने 10 सेकंड पर चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ 10 सेकंड पर जो रिएक्टेंट यहाँ पर है, वो रिएक्टेंट मेरे पास में है 100 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 100 मोल रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। 10 सेकंड पे जब मैंने चेक किया प्रोडक्ट को,
मुझे पता लगा कि मेरे पास यहाँ जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है 20 मोल पर लीटर। हमने कहा ठीक है, हमने रिएक्शन को होने दिया, रिएक्शन को होने दिया, और जब टाइम जो था ये 30 सेकंड हो गया, तब फिर मैंने दोबारा चेक किया। दोबारा चेक किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट बचा है 60 मोल पर लीटर, बाकी का कंज्यूम हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। फिर मैंने प्रोडक्ट को चेक किया तो मुझे पता लगा कि प्रोडक्ट जो है वो, आप बताइए प्रोडक्ट घटेगा या बढ़ेगा? तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट 20 से बढ़ करके प्रोडक्ट जो है वो हो गया 60 मोल पर लीटर। पहले मेरे पास में 10 सेकंड पर मैंने इस रिएक्शन में चेक किया तो रिएक्टेंट इतना, प्रोडक्ट इतना। 30 सेकंड में चेक किया तो रिएक्टेंट इतना, प्रोडक्ट इतना। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि पहले ये टाइम था, अब ये टाइम हो गया, मुझे बताइए ये टाइम इंटरवल कितना होगा। तो यहां से जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल कितना टाइम इंटरवल हो गया है। तो जब भी आप टाइम इंटरवल, जब भी आप चेंज निकालते हो तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम करना पड़ता है। इसी को ही अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं ये टाइम था मेरे पास T1, ये टाइम था मेरे पास में T2, बाद का टाइम है। तो टाइम में कितना चेंज आया, तो टाइम का जो चेंज निकालना है मुझे, टाइम चेंज अगर निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। टाइम चेंज बताइएगा, फाइनल कितना टाइम था, फाइनल जो टाइम है वो है 30 सेकंड, इनिशियल टाइम कितना था 10 सेकंड। बताइएगा टाइम चेंज कितना आ गया मेरे पास में, 20 सेकंड आ गया। इस टाइम चेंज को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा टाइम चेंज इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा, लिखूंगा फाइनल टाइम। फाइनल टाइम कितना आता है T2 और इनिशियल टाइम कितना है T1, और टाइम का जो चेंज आएगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा T। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये टाइम पहला वाला, ये आपके पास फाइनल टाइम, और ये मेरे पास टाइम चेंज आ गया है, टाइम इंटरवल आ गया है। ठीक है, डाटाज के फॉर्म में पहले मेरे पास 10 सेकंड पर ये डाटा आते, 30 सेकंड पर ये इतना रह गया है। तो बताइए टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में 20 सेकंड का चेंज आ गया है। बस राइट। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताइए 10 सेकंड पर रिएक्टेंट इतना था, 30 सेकंड पर 30 पर रिएक्टेंट इतना रह गया मेरे पास में, तो मुझे बताइएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ गया। तो अब मैं यहां पर निकालता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालना है तो चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, 60 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 मोल पर लीटर। बताइएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया है, 60 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा, -40 मोल पर लीटर। ये मेरे पास में क्या आ गया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज आ गया है। अगर मैं इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता था कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो थी R1। T2 टाइम जब हुआ तो इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, R2 हो गई है। पहले R1 थी अब R2 हो गई। तो बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया। तो चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, R2 माइनस R1, और इसको सिंबलिक फॉर्म में क्या लिख दूंगा डेल्टा R। तो व्हाट इज डेल्टा R हियर, डेल्टा R जो मेरे पास में है ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आगे सुनिएगा, मेरे पास में शुरू में कब 10 सेकंड के ऊपर प्रोडक्ट कितना था, 10 सेकंड पर प्रोडक्ट जो था वो था 20 मोल पर लीटर, और 30 सेकंड पर कितना है, 60 मोल पर लीटर। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे उसी तरीके से बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है। तो चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो शुरू में कितना प्रोडक्ट था, 20 मोल पर लीटर, बाद में कितना हो गया 60 मोल पर लीटर। कितना चेंज आया है, तो 60 मोल पर लीटर -20 मोल पर लीटर।
बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 60 में से 20 अगर मैं डिडक्ट करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 40 मोल पर लीटर. व्हाट इज 40 मोल पर लीटर हियर? 40 मोल पर लीटर इज हियर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अगर मैं इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि बताइएगा इनिशियल प्रोडक्ट जो था उस प्रोडक्ट का इनिशियल, इट मीन T1 टाइम के ऊपर क्या कंसंट्रेशन था? तो मैं कह दूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन था P1. 30 सेकंड के ऊपर फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? P2. तो बताइएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया? तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है फाइनल माइनस इनिशियल. इसको मैं क्या कह दूंगा? डेल्टा P कह. तो अगर मैं डाटा के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख लूंगा और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख लूंगा. अब मुझे बात करनी है रिएक्शन के रेट की. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ठीक है ना. तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मैं क्या कहता हूं वो समझना. 10 सेकंड पर रिएक्टेंट इतना, 30 सेकंड पर रिएक्टेंट इतना, तो कितने टाइम इंटरवल में? तो 20 सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर, 20 सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर बताइएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इतना चेंज आया. तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि 20 सेकंड में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इन 20 सेकेंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बताइए 20 सेकेंड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है? तो चेंज आया है -40 मोल पर लीटर चेंज आया है. कितने टाइम में आया ये चेंज? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ये जो चेंज आया है ये इतने टाइम इंटरवल 20 सेकेंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इतना चेंज आया है. अब मैं कहूंगा नहीं मुझे 20 सेकंड में मत बताओ कितना चेंज आया, मुझे तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना चेंज आया होगा. 1 सेकंड में आप बता दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है. तो 20 में इतना चेंज आया, 1 में कितना आएगा? तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे. तो -40 डिवाइड किससे कर देना है आपने ला करके? 20 से. 40 क्या है? मोल पर लीटर. 20 क्या है? सेकंड से. डिवाइड कर दिया. 0 0 2 से करोगे बताओ क्या आ गया? -2 मोल पर लीटर पर सेकंड. तो यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इतना चेंज आ रहा है. यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है इस चेंज को ही मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्या डेफिनेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता है यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आने वाला चेंज. इन यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है दैट नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. उसी तरीके से अगर मैं यही चीज प्रोडक्ट पर अप्लाई करूं तो देखिएगा प्रोडक्ट पर अप्लाई करूं तो क्या होगा? बताइएगा कितने इंटरवल के अंदर, कितने टाइम इंटरवल में? तो 20 सेकंड के अंदर. 20 सेकंड के अंदर मुझे बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया? प्रोडक्ट पहले 20 था फिर 60 हो गया. क्या चेंज आया है? 40 मोल पर लीटर चेंज आया है. तो मैं कैसे रिटर्न करूंगा? मैं रिटर्न करूंगा, मैं कहूंगा कि इन 20 सेकंड के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया? तो 20 सेकंड में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है 40 मोल पर लीटर का. मैं कहूंगा नहीं मुझे 20 सेकंड में मत बताओ, मुझे बताओ 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया. तो 1 सेकंड का निकालना है. 20 में इतना आया, 1 में कितना आएगा? तो 20 का डिवाइड लगा दीजिए. इतना मोल पर लीटर अपॉन सेकंड. कैंसिल होके क्या आ गया? 2 मोल पर लीटर पर सेकंड. और यूनिट टाइम के अंदर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है इसी को ही क्या कहूंगा? इसी को ही कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये मेरे पास में हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन. क्या डेफिनेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम.
और यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है दैट चेंज इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बताइएगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या है, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट है वो है -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहां पर एक कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या है कि सर जब हमने इसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखा है तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यूनिट टाइम में इतना चेंज आ रहा है, ये रिएक्शन का रेट है और रिएक्शन का रेट कैसा है यहाँ पर नेगेटिव। अब रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होना क्या शो करेगा कि रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है उस रेट से, जबकि रिएक्शन जा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब भी रिएक्शन का रेट निकालोगी तो बताइएगा हमेशा रिएक्शन का रेट कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा इनिशियल में कैसा होगा, इनिशियल अमाउंट उसकी हमेशा ज्यादा रहेगी, फाइनल कम रहेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालोगे तो आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो कम से आपको ज्यादा डिडक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू ऑलवेज कैसे रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, और ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो रिएक्शन का रेट नेगेटिव आएगा। बट रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए साइंटिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं वो देखिए, वो सजेस्ट करते हैं इसलिए आप एक काम करना, क्या काम करना, जब आप रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट से कैलकुलेट करो तो जब आप रिएक्शन का रेट यहां पर निकालोगे 20 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में इतना, तो आपको क्या करना है, यहां ऑलरेडी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ऑलरेडी जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस कारण से रिएक्शन का जो रेट है वो रेट आपका पॉजिटिव आ जाए। तो क्या डेफिनेशन हुआ रिएक्शन के रेट का, रिएक्शन का रेट होता है यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज रिएक्शन का रेट। अब अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, देखना 20 सेकंड के अंदर ये टाइम इंटरवल, और बताइएगा टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल जो था वो टाइम इंटरवल था डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर तो यहां पर कैसा लिखना है, यहां पर लिखना है डेल्टा टी टाइम के अंदर बताइएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, इन डेल्टा टी टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले R1 फिर R2 हो गई, चेंज कितना आया, चेंज आ रहा है डेल्टा R। लेकिन डेल्टा टी टाइम में नहीं, आपको चाहिए यूनिट टाइम में। आप बताओ यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, तो डेल्टा R बटा डेल्टा टी। और ये जो यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया इसी को ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो बताइएगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बन जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन फिर वही परेशानी रहेगी, जब आप डेल्टा आर की वैल्यू निकालोगे तो आपको R2 से R1 डिडक्ट करना है, तो ये डेल्टा आर की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आने वाली है वैल्यू, और नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन का रेट नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है तो आपको यहाँ ऑलरेडी एक और नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर रिएक्शन का रेट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो कहोगे कि सर कितने टाइम इंटरवल में, तो T1 से T2, इट मींस कितना टाइम इंटरवल हो गया है, टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी। तो आप कहोगे कि सर डेल्टा टी टाइम के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, प्रोडक्ट पहले P1 था P2 हो गया, कितना चेंज आया है, डेल्टा P चेंज आया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। तो मैं कहूंगा डेल्टा T टाइम में इतना चेंज आया है, तो डेल्टा T टाइम में मत बताओ, मुझे बताओ यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में बताओ। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज आ जाएगा, तो इसका डिवाइड लगा दो, तो डेल्टा P बटा डेल्टा T, और यही क्या होगा रिएक्शन का रेट। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम।
अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या मुझे कोई साइन लगाना है माइनस का? नहीं, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करो, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 निकालोगे तो P2 ऑलवेज बड़ा होगा, P1 छोटा होगा, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो रिएक्शन रेट यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, ये हमने प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर दिया। अगर दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो बताओ क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या कहना पड़ेगा? इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है, अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन एक परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? कि अगर मैंने यहाँ रिएक्टेंट लिया है तो फिर उस रिएक्टेंट को लिया है तो रिएक्शन का रेट नेगेटिव होगा, उसे पॉजिटिव लाने के लिए मुझे यहाँ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट अगर लिया है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो फिर मुझे यहाँ पॉजिटिव का साइन यूज करना पड़ेगा। ये हो गया है रिएक्शन का रेट। क्या डेफिनेशन हो गई है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको थ्योरेटिकली कैसे लिख सकता हूं? थ्योरेटिकली लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया रिएक्शन का रेट। इस तरीके से हम रिएक्शन का जो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन का रेट है, ये रिएक्शन का रेट भी कई टाइप का होता है, और इसे हम और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर बना के लिया जाए तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से देखिएगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाए, कहा जाए कि कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर ये 10 सेकंड के अंदर ये 6 मोल पर लीटर से 2 मोल पर लीटर रह गया, तो इस रिएक्शन का रेट बता दीजिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और 10 सेकंड के अंदर वो 6 मोल पर लीटर से किस में कन्वर्ट हो गया है? 10 सेकंड के अंदर वो 2 मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो रिएक्शन का रेट बताइए क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, सॉल्व इस तरीके से करेंगे। डाटा क्या है आपके पास में? डाटा है कि ये एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में कितना था? स्टार्टिंग के अंदर वो था 6 मोल पर लीटर, 1 लीटर में उसके 6 मोल प्रेजेंट थे। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया। कितने टाइम तक रिएक्शन होती रही? 10 सेकंड तक रिएक्शन होती रही। दैट मींस टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकंड है। 10 सेकंड तक रिएक्शन होती रही।